बैक टू द लॉ वाला चैनल। मेरा नाम है इसरा और आज हम लोग एक बड़ी मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर आज हम लोग ऑर्डर 7 यानी कि प्लेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लेंट जो एज अ टॉपिक अगर आप लोग देखें, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कोर्ट कब चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट को, क्या क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारी चीजें। अलोंग विद दैट क्या होना चाहिए, कंटेंट ऑफ प्लेंट, ठीक है, प्लेंट के अंदर होना क्या चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में जहां पे हम लोगों ने कवर किया, क्या जहां पे हम लोग ने कवर किया भाई प्लीडिंग क्या होती है, तो हम लोगों को ये पता लगा कि प्लीडिंग जो होती है वो प्लेंटिव का प्लेंट होती है और डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट होती है। तो प्लीडिंग एज अ पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग प्लेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारे ही रूल्स हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है आपके प्रीलिम्स, मेंस, साथ ही साथ हर वो एलएलबी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका एग्जाम आने वाला है, जिसका सेमेस्टर आने वाला है, जिस भी सेमेस्टर में सीपीसी होगा, ये टॉपिक मोस्ट प्रायोरिटी पे आप रख दीजिए, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, कुछ चीजें अमेंडमेंट से सब्स्टिट्यूट हुई हैं, कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सीपीसी को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे कि सबसे पहले वो सारी चीजें हो जाएं कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बिना सीपीसी अधूरी है, जिनको जाने बिना आप सीपीसी कुछ भी नहीं जान पाओगे, तो उसको फ्रॉम द वेरी बेसिक हम लोग कवर करते हुए चले आ रहे हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, हम लोग प्रावधान देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ प्लेंट क्या होता क्या है, प्लेंट के अंदर होता क्या है, प्लेंट के अंदर क्या होते हैं उसके कंटेंट्स ऑफ प्लेंट देखेंगे, ठीक है। प्रोविजन कवर करेंगे, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दोनों ही कवर करने वाले हैं। अलोंग विद दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ हम लोग केस लॉज भी कवर करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार प्लेंट ही नहीं जाना तो क्या जाना, राइट। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू ही होती है प्लेंट से। प्लेंट किस तरह से ड्राफ्ट करना है भाई, ये एक एडवोकेट की कला होती है, किस तरह से ड्राफ्ट कर रहा है, जो प्लीडर होती है उसकी एक कला होती है। प्लेंट में हर चीज मेंशन होनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत ही लेंथ में मेंशन हो, कंसाइज फॉर्म में हर चीज मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग प्लीडिंग्स की बात करें तो प्लीडिंग्स हम लोगों ने देखा था कि ये प्लेंट होती है और रिटन स्टेटमेंट होती है। प्लेंट होती है भाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्लेंटिफ, और ये डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है। डिफेंडेंट की प्लीडिंग क्या होती है, उसका रिटन स्टेटमेंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ऑर्डर 7 क्या कहता है। ऑर्डर 7 जो है हम लोगों को पढ़ना चाहिए अलोंग विद सेक्शन 26, जो बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट की। कहता क्या है कि भाई सूट की शुरुआत कैसे होती है, आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो तो कोर्ट कब मानेगा, कि भाई सूट प्रॉपरली ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ है। ड्यूली इंस्टीट्यूट तो छोड़ दो, इंस्टीट्यूट हुआ है तो वो होता है थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। क्लियर हो गई बात। तो ये अच्छा, प्लीडिंग्स हम लोगों ने कवर करी है ऑर्डर 6 में। आज हम लोग स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं प्लेंट को, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे रिटन स्टेटमेंट। देखो प्लेंट की बात करें, अगर हम लोग ऑर्डर 7 की बात करें, कितने रूल्स हैं, 18 रूल्स हैं। 2 रूल्स इसमें से ओमिटेड है, 15वां रूल ओमिटेड है और 18वां रूल ओमिटेड है, ठीक है। और ये ओमिट किया गया है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गई इतनी बात। कितने रूल्स हैं, 18 रूल्स हैं। कई बार प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आता है भाई ऑर्डर 7 में कितने रूल्स हैं, 18 रूल्स है, ना 10 है, ना 12 है, ना 11 है, 18 है। क्लियर। अब देखिए रूल 1 to 8 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। रूल 1 to 8 किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर्स इन अ प्लेंट। क्या बात करता है, किसी प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, ये कवर करता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रूल 9 की, तो रूल 9 स्पेसिफिकली डील करता है कि भाई प्लेंट जब एडमिट कर लिया जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा, राइट। समन इशू करेगा। तो ये जो है रूल 9 में, ऑर्डर 7 के रूल 9 में प्रोसीजर दिया गया है भाई, जब प्लेंट एडमिट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। अब देखिए रूल्स 10 to 10B किसके बारे में डील करते हैं, दे डील विद द रिटर्न ऑफ द प्लेंट। रिटर्न ऑफ द प्लेंट क्या क्या वो सिचुएशन है भाई जब प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा, और अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में डील करते हैं।
अब देखिए, रूल 11 to 13 टॉक्स अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। कौन से सिचुएशन में प्लेन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ये चीजें कवर करते हैं। साथ ही साथ रूल्स 14 to 17 डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलायड ऑन इन अ प्लेंट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है स्पेसिफिकली आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्लेंट के डेफिनेशन की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग प्लेंट के डेफिनेशन की बात करें तो क्या ये कोड में डिफाइंड है, क्या ये सीपीसी में प्लेंट वर्ड डिफाइंड है? हम लोगों ने सेक्शन 2 किया है, हम लोगों ने सेक्शन 2 में किया है कि भाई क्या क्या डेफिनेशंस हैं। हम लोगों ने डिक्री पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, जज पढ़ा, जजमेंट पढ़ा, पब्लिक ऑफिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या हम लोगों ने उसमें प्लेंट देखा? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में तो भाई प्लेंट नहीं डिफाइंड है। अब यहाँ पे क्या, अगर हम लोग लेमैन डिक्शनरी की वर्ड की बात करें, लीगल डिक्शनरी की बात करें, तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है कि भाई एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, एक डॉक्यूमेंट होता है थ्रू विच सूट इज इंस्टीट्यूटेड। सिंपल, ठीक है। अब प्लेंट क्या करता है? इट स्टेट्स द ग्राउंड्स ऑन विच असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंट में क्या होता है? प्लेंट में वो स्टेटमेंट होते हैं प्लेंटिफ के द्वारा जिसके कारण, जिसके वजह से प्लेंटिफ चाह रहा है कि कोर्ट की असिस्टेंस ले, उसको कोर्ट की मदद, गाइडेंस चाहिए होती है। क्लियर हो गई बात? अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो प्लेंट क्या है? प्लेंट इज अ प्राइवेट मेमोरियल टेंडर्ड टू अ कोर्ट इन विच द प्लेंटिफ सेट्स आउट हिज कॉज ऑफ एक्शन। कई बार मेंस में आता है, कई बार मेंस में लिखने को आता है कि भाई प्लेंट को डिफाइन करिए, डेफिनेशन बताइए प्लेंट की। तो क्या है, ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे। पहला पॉइंट कि भाई कोड में कहीं पे डिफाइंड नहीं है सीपीसी में। दूसरी बात, ये एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू सूट जो होता है वो इंस्टीट्यूट किया जाता है। वो क्या करता है? वो ग्राउंड स्टेट करता है अपने डॉक्यूमेंट में, प्लेंटिफ अपने प्लेंट के थ्रू वो ग्राउंड स्टेट करता है जिसके थ्रू उसको कोर्ट की असिस्टेंस चाहिए होती है। ये एक प्राइवेट मेमोरियल होता है जो कोर्ट को टेंडर किया जाता है, जिसमें प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन बताता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब एक प्रोसीजर की हम लोग बात करते हैं। जैसे ही प्लेंट जो है वो प्रेजेंट हो जाता है कोर्ट में, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, ये हम लोगों को पता चल गया, भाई एक स्टेटमेंट है प्लेंटिफ के द्वारा। अब उसके बाद क्या होता है? जो मिनिस्टीरियल स्टाफ होता है, बेसिकली ये क्या होता है? ये फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है। फाइलिंग डिपार्टमेंट, फाइलिंग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टीरियल स्टाफ होता है वो क्या करता है? फाइलिंग रजिस्टर में फाइल कर लेता है कि फला फला प्लेंट इंस्टीट्यूट हुआ है। उसके बाद प्लेंट की प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। कोई ऑब्जेक्शन अगर होता है, सारी चीजें स्क्रूटनाइज करी जाती हैं। कोई ऑब्जेक्शन होता है तो रेज किया जाता है, उसको फिर चेंज करवाया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, उसके प्लीडर के द्वारा। और अगर नहीं होता है तो फिर फाइनली क्या होता है? सूट की नंबरिंग हो जाती है। 1100 प्लेंट का नंबर जो भी है, सूट नंबर दिया जाता है। सूट नंबर जो है वो दिया जाता है 293 0059, इस तरह से सूट नंबर दिया जाता है प्लेंट को। ठीक है, तो ये हो गई प्रोसीजर की बात। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर्स इन अ प्लेंट, प्लेंट में होता क्या है, क्या कंटेंट्स होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा? द नेम ऑफ द कोर्ट। क्या? नेम ऑफ द कोर्ट। साथ ही साथ नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंट प्लेंटिफ का। उसी तरह से नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंट किसका? डिफेंडेंट का। साथ ही साथ व्हेन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट माइनर है, ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड का है, तो इसके बारे में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जब प्लेंटिफ जो है या डिफेंडेंट जो है वो माइनर, ल्यूनेटिक, अनसाउंड माइंड का है तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के थ्रू उसको बताया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट वो सारे फैक्ट जो कॉज ऑफ एक्शन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें मेंशन होंगी। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई सू करा जा रहा है या सू कर रहा है इन रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी, वो मेंशन किया जाएगा रूल 4 में। अगर कोई प्लेंटिफ सू कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में, रूल 4 में दिया गया है कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में सू कर रहे हो तो आप वो अपने प्लेंट में लिखोगे, अपने प्लेंट में उसको मेंशन करोगे। साथ ही साथ अगर कोई सेट ऑफ है या कोई ऐसा अमाउंट है जो रिलिंक्विश किया जा रहा है, ठीक है, सेट ऑफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 8 में। ऑर्डर 8 का रूल 6 स्पेसिफिकली डील करता है क्या होता है एक सेट ऑफ। ठीक है, या कोई अमाउंट ऐसा है जो रिलिंक्विश हो रहा है। सेट ऑफ में क्या होता है? बेसिकली प्लेंटिफ जो है कुछ डिमांड कर रहा होता है, रिलीफ क्लेम कर रहा होता है, और डिफेंडेंट ऑलरेडी जो होता है उसके ऊपर ओवर ड्यू होता है, तो वो क्या होता है? सेट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है,
कोई ऐसा अमाउंट जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ से ले सकता है, वही अमाउंट सेट ऑफ होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मेने प्रॉफिट या अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एसरटेन नहीं कर पा रहे हैं, अमाउंट उसका एसरटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो अप्रोक्सीमेट अमाउंट होगा, रूल 2 कहता है आप उसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। जो भी रिलीफ क्लेम कर रहे हैं आप वो मेंशन करेंगे। रिलीफ क्लेम जो है, जो भी आपका रूल आप देखेंगे 7-8 रूल, ऑर्डर 7 का रूल 7 रूल 8 जो है रिलीफ के बारे में बात करता है, किस तरह से रिलीफ मेंशन करी जाएंगी प्लेंट में, तो ये पर्टिकुलर होगा प्लेंट का। साथ ही साथ अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको प्रॉपरली आप डिस्क्राइब करोगे कि यहाँ स्थित है, इस जगह पे स्थित है, इस स्टेट में है, इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये गट्टा नंबर होता है, खाता नंबर होता है, खाता नंबर नहीं गट्टा नंबर होता है, उस जो प्लॉट होता है उसका प्लॉट नंबर होता है, वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे रूल 3 में, ठीक है। ये रूल 3 में दिया गया। साथ ही साथ अगर कोई इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी ऑफ डिफेंडेंट है, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर में है, अगर कोई इंटरेस्ट है या कोई डिफेंडेंट की लायबिलिटी है, तो उसको आप मेंशन करोगे क्लियरली, एनी इंटरेस्ट एंड द लायबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, वो आप मेंशन करोगे कि इसका ये इंटेंशन है, ये इसका इंटरेस्ट है मेरी प्रॉपर्टी में, इस सब्जेक्ट मैटर में, इसीलिए इसने ये एक्शन लिया है जिसकी वजह से मैं अपनी राइट को नहीं एक्सरसाइज कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम बार्ड है, अगर कोई टाइम बार्ड आपका प्लेन टाइम बार्ड है और अगर आपको एग्जेम्पशन ग्रांट किया जा रहा है, तो आप रूल 6 में वो दिया गया है तो वो भी आप मेंशन करोगे। अगर कोई रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड सूट है जो आप प्लेन ला रहे हो, तो जो अमाउंट है वो आप मेंशन करोगे कि ये फला फला अमाउंट का जो है मेरा मतलब मुझे रिकवर करना है ये अमाउंट ऑफ मनी। तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपके प्लेट में होना चाहिए। इसके अलावा ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा जैसे रेस जुडिकाटा तो नहीं अप्लाई कर रहा है, कोई ऐसा मैटर तो नहीं है जिसमें जुरिस्डिक्शन का एरर है, ये ऐसी सारी चीजें जो है आपकी प्लेंट में देखी जाएंगी, जांच पड़ताल करी जाएगी इसकी। तो ये कहाँ दिया गया है, ये स्पेसिफिकली दिया गया है फ्रॉम रूल 1 to rule 8. Rules 1 to 8 specifically talk about the contents and the particulars mentioned in a plaint. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब रूल 9 की बात करते हैं। रूल 9 जो है इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, रूल 9 को सब्स्टिट्यूट किया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002, ठीक है। इसके थ्रू ये सब्स्टिट्यूट किया गया। अब इसमें होता क्या है, जब प्लेंट एडमिट हो गया, यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ द प्लेंट, जब प्लेंट मान के चलिए एडमिट हो गया है, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सम्मन इशू करेगा। सम्मन कहाँ में इशू करता है, ऑर्डर 5 रूल 9, ऑर्डर 5 रूल 9 में जब कोर्ट सम्मन इशू करता है डिफेंडेंट को, जब एडमिट हो जाता है प्लेंट, तो उसके बाद क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ से कहा जाता है कि भाई अगर कोई कॉपी, अगर मोर देन 1 डिफेंडेंट है, तो आप प्लेन पेपर में जितने भी प्लेंट हैं, आप जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उतने प्लेन्स आप देंगे हर एक डिफेंडेंट के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स, जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनके लिए आपकी कॉपी होनी चाहिए है। साथ ही साथ जो भी फीस है सम्मन्स की, सम्मन से रिलेटेड फी है वो भी पे करनी होगी प्लेंटिफ को। साथ ही साथ 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनको आप कॉपी ऑफ प्लेंट दोगे 7 दिन के अंदर। ये जो है ना, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि भाई रूल 9 के अंदर जब एडमिशन हो जाता है आपके प्लेंट का, उसके बाद कोर्ट सम्मन इशू करता है, तो कितना टाइम पीरियड दिया गया है कॉपी जमा करने के लिए प्लेंटिफ के पास, तो 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक धमाकेदार रूल की, बड़ा ही धमाकेदार रूल है। किसके बारे में बात करता है जानते हैं आप लोग, रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्लेंट जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, कोर्ट की मर्जी है, जिस भी स्टेज में चाहे कोर्ट रिटर्न कर देंगे और कहेंगे भाई आप प्रॉपर जगह पे नहीं है, आप प्रॉपर कोर्ट पे जाइए। कोर्ट क्या कहेगा, मैं आपके प्लेंट को रिटर्न कर रहा हूं, आप प्रॉपर कोर्ट पे नहीं है, आपको फला कोर्ट पे जाना है। सिर्फ इसीलिए प्लेंट का जो है वो रिटर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन ये होता है सब्जेक्ट टू रूल 10A, सब्जेक्ट टू रूल 10A। रूल 10 में ये दिया गया है कि भाई सब्जेक्ट टू रूल 10A, प्लेन शैल बी रिटर्न बाय द कोर्ट एट एनी स्टेज टू द प्रॉपर कोर्ट। बस इतनी ही बात करी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बात करता है कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन एक्सरसाइज करने वाली कोर्ट के बारे में। कोर्ट ऑफ अपील और जो रिवीजन कोर्ट है वो चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है सूट का रिटर्न, मतलब प्लेंट को रिटर्न कर सकती है इवन आफ्टर द
आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री को सेट असाइड करने के बाद भी अपील की कोर्ट और रिवीजन की कोर्ट चाहे तो वो प्लेंट को रिटर्न कर सकती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एंडोर्समेंट की बात करी गई है, एंडोर्समेंट की बात करी गई है। जज क्या करेगा, एंडोर्स करेगा क्या, डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड द रिटर्न ऑफ द प्लेंट। साथ ही साथ कोर्ट बताएगा कि भाई नाम क्या है पार्टी का, मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूं, मेरी कोर्ट में अगर आया और मैं रिटर्न कर रही हूं तो मैं अपने एंडोर्समेंट में मैं एक ऑर्डर के थ्रू या एक डॉक्यूमेंट में मैं ये मेंशन करूंगी और उस ऑर्डर को या उस लीगल डॉक्यूमेंट को मैं प्रॉपर कोर्ट को भेजूंगी और मैं बताऊंगी कि भाई इस दिन ये प्लेंट आया था, इस दिन मैं रिटर्न कर रही हूँ, ये पार्टी थी और ये कारण है जिसके कारण मैं रिटर्न कर रही हूँ। क्लियर है। आप देखिए रूल 10A क्या कहता है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रूल ऑर्डर 7 बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज जस्ट अपॉन यू किस तरह से आप उसको पढ़ रहे हो और कौन आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। अब रूल 10A क्या कहता है, सिंपली रूल 10A ये कहता है कि ये कोर्ट की पावर होगी कि वो एक डेट को फिक्स करे कि भाई किस दिन, उस दिन पे जो पार्टीज हैं वो अपीयर करेंगी उस प्रॉपर कोर्ट में। पावर ऑफ द कोर्ट टू फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर द प्लेंट इज फाइल्ड आफ्टर द रिटर्न। रिटर्न हो गया, उसके बाद जिस कोर्ट में जा रहा है प्लेंट उसमें पार्टीज किस दिन अपीयर करेंगी। 10A कह रहा है कि भाई वो डेट पावर है कोर्ट की मेंशन करने की, कोर्ट मेंशन करेगा कि किस दिन पार्टी जाएगी, किस दिन पार्टीज को अपीयर करना है in the court where the plaint has been returned and now it has been filed. Clear? Now we are going to talk about the most disputed, most important rule under order 7. Very very important. देखिए रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रपोजल्स भी रिजेक्ट होते हैं, ऑफर्स भी रिजेक्ट होते हैं, किसके किसके प्रपोजल्स रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। रिजेक्शन बहुत सारी पॉइंट पे इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में, राइट। तो उसी तरह से कोर्ट में भी बेचारा प्लेंट भी रिजेक्शन फेस करता है, सिर्फ हम लोगों ने नहीं रिजेक्शन फेस किया, प्लेंट्स भी रिजेक्शन फेस करते हैं। तो रूल 11 जो है वो क्या कहता है, ये जो है वो सारी लिस्ट दी गई है जिसके कारणवश भाई प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये बताया जाता है कि भाई कॉज ऑफ एक्शन जो है, कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है वही निकल के नहीं आ रहा है, वही पता नहीं लग रहा है कोर्ट को कि भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है। अब इसको एसर्टेन करने के लिए कोर्ट क्या करता है, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन पता लगे कि भाई सारा कॉज ऑफ एक्शन है भी या नहीं है। तो ये कोर्ट को कैसे पता लगता है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये देखेगा कि मतलब कॉज ऑफ एक्शन या अगर कोई ऐसा मैटर निकल के भी आ रहा है, कोई ऐसी डिस्प्यूट निकल के भी आ रही है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, लेकिन जो प्लेंटिफ रिलीफ क्लेम कर रहा है, प्लेंटिफ जो मांग रहा है वो कोर्ट उसको नहीं दे पाएगी, तो समझ लो कॉज ऑफ एक्शन निकल के नहीं आ रहा है। पूरा सारांश मैंने एक अल्फाज में आपको, एक सेंटेंस में आपको बता दिया। कोर्ट को अगर ये लगता है कि इसका डिस्प्यूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का डिस्प्यूट है, बिल्कुल मान रहे हैं सर ये डिस्प्यूट है, लेकिन जो तुम कह रहे हो, जो तुम रिलीफ कह रहे हो कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या फिर तुम कह रहे हो कि मुझे मेरा पोजेशन अभी इसी टाइम चाहिए, तो अगर जो रिलीफ आप कह रहे हो, आप मांग रहे हो कि छोटा सा डिस्प्यूट है और आप कह रहे हो कि ओनरशिप बराबरी की निकल के आ रही है, 2 भाई हैं, आप कह रहे हो मुझे चाहिए, कुछ ऐसा डिस्प्यूट निकल के आ रहा है जहां पे रिलीफ जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो कोर्ट अगर नहीं दे पा रहा है, तो समझ लो कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं अराइज हो रहा है। समझ में आ गया। तो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। फर्स्ट ए पॉइंट जो है रूल 11 में ए पॉइंट ये मेंशन करता है। फिर देखिए वेयर रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, कोर्ट देखेगा भाई रिलीफ जो क्लेम करी है वही अंडर वैल्यूड है, जो प्रॉपर वैल्यू आपने दी नहीं है उस प्रॉपर्टी की, उस सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही है, तो अंडर वैल्यूड है अगर रिलीफ जो क्लेम करी है आपने, तो उस कारण भी कोर्ट चाहेगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, प्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। साथ ही साथ व्हेन द प्लेंट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प, कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे प्लेंट ही इनसफिशिएंटली स्टैम्प है, या फिर स्टैम्प हो गया या प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं पे करी है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट चाहेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा प्लेंट को। यार बहुत सारे मैटर्स आते हैं कोर्ट के सामने, अगर एक ही मैटर के लिए इतनी सारी चीजें देखेगा, इसीलिए क्या यहीं पे रोल आता है किस चीज का, प्रॉपर ड्राफ्टिंग का। प्रॉपर ड्राफ्टिंग
अगर आप अच्छे से ड्राफ्ट कर दोगे, अगर प्लीडर जो है, जो वकील साहब है, वो अच्छे से ड्राफ्ट कर देंगे तो ये सारी घटनाएं अराइज ही नहीं होंगी। तो इसीलिए प्रॉपर एक अच्छे वकील की मतलब वैल्यू इसीलिए होती है। वेदर सूट इज बार्ड बाय लॉ, मान के चलो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे आगे सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो उसमें एक सेक्शन 80 है, वो एक मैंडेटरी सेक्शन है, ठीक है, जहां पे नोटिस देना पड़ता है उस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को या जो भी सरकारी एम्प्लॉय है उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो मान के चलो अगर वो जो लॉ बोल रहा है भाई ये एक लॉ है, सेक्शन 80 क्या है, एक लॉ है, उसको ही अगर आपने नहीं माना तो वो प्रोसीजर ही आपने फॉलो नहीं करा तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू गिव द प्रॉपर नोटिस, तो ऐसी घटना अगर अराइज होगी तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट वेयर द प्लेंट इज नॉट इन डुप्लीकेट, ये क्या है, ये इंसर्ट किया गया है 1999 के अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1 भी ये कहता है कि भाई जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट होगा उसमें प्लेंट आप डुप्लीकेट में फाइल करोगे। तो जब प्लेंट डुप्लीकेट में नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में, जब डुप्लीकेट में प्लेंट फाइल नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद एफ पॉइंट देखिए, वेयर देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ अ स्टैट्यूटरी विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। रूल 9 जो है, अगर रूल 9 मान के चलो, अगर रूल 9 जहां पे एडमिट हो रहा है प्लेंट और अगर आप सारे डिपेंडेंट्स को कॉपी नहीं दे रहे हो या सम्मन इशू हो गया उसके बाद भी 4-7 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया उसके बाद भी आपने कॉपी इशू नहीं करी, तो ये सब क्या है, आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का, आपका प्लेंट रिजेक्ट कर देंगे। आप जब अपने केस में एक्टिव नहीं है, आप जब अंधे बहरे बने बैठे हैं तो कोर्ट क्यों आपके लिए इतना एक्टिव होगा, समझ रहे हैं। अब इस पॉइंट में 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आप लोग के लिए लेके आई हूं मैं। सबसे पहले है रूपलाल वर्सेस नक्षत्र सिंह, पार्ट ऑफ द प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। कहीं कहीं पे इस पे डिस्प्यूट पे कहीं कहीं पे कहा गया है प्लेंट पूरे में रिजेक्ट हो सकता है, नहीं पार्ट ऑफ द प्लेंट रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन रूपलाल वर्सेस नक्षत्र सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पार्ट ऑफ द प्लेंट अगर चाहो, मान के चलो पूरा प्लेंट सही है और एक प्लेंट का पैरा है जो बार्ड है लॉ से, तो क्या पार्ट ऑफ द प्लेंट आप रिजेक्ट कर सकते हो। नक्षत्र सिंह के केस में कहा ना, कोर्ट नहीं रिजेक्ट कर सकता है। फिर एक केस है मीनाक्षी सुंदरम वर्सेस वेंकटाचलम 1980 सुप्रीम कोर्ट, क्या कहा, जो कन्फाइन करना चाहिए कोर्ट को अटेंशन प्लेंट के ऊपर, ठीक है, और इसी के थ्रू क्या निकल के आएगी, प्रॉपर वैल्यू निकल के आएगी। अगर बहुत सारी चीजों को आप देखोगे, अगर कोर्ट के सामने प्लेंटिफ रखेगा कि यार मेरी ये भी प्रॉब्लम है, ये भी इशू है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरा ये भी इशू है, तो वो वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है अगर उस तरह से, या अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपना जो पूरा अटेंशन है वो पूरे प्लेंट की तरफ ही रखोगे, कन्फाइन कर दोगे, बाकी सारी चीजों को हटा दोगे, तो आप अच्छे तरीके से जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये 2 केस लॉज आपको याद रखने हैं। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हर एक क्लास में मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर लेके आती हूँ, क्योंकि हम मेरी तरह आप लोग भी हैं, मैंने भी जब पढ़ा हुआ था तो मैं भी चीजें भूल जाती थी। अदर ग्राउंड कहने का मतलब क्या है, जो ऑर्डर 7 है क्या वो एग्जॉस्टिव है, इज इट एग्जॉस्टिव, क्या ये एग्जॉस्टिव है, नो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कोर्ट चाहे तो विदाउट, अगर ये जो ऑर्डर 7 है ये ना भी हो, रिजेक्शन अगर रूल 11 के अंदर कोर्ट के पास ना भी ये पावर दी गई हो तो भी वो रिजेक्ट कर सकता है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अदर ग्राउंड्स पे भी जैसे कोर्ट फीस से रिलेटेड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अननेसेसरी चीजें अगर आप कोर्ट के सामने लेके आ रहे हो, आपका प्लेंट फ्रिवलिस है, फ्रॉडलेंट है, दूसरी पार्टी को आप वो करना चाह रहे हो, मतलब उसको फंसाना चाह रहे हो, इलीगल है, तो इन सारी ग्राउंड्स पे रिजेक्शन हो सकता है, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। क्लियर हो गई बात। अब देखिए पावर और ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट की पावर होती है कि वो रिजेक्ट करे। पहले तो रिजेक्शन की पावर किसकी होती है, रिजेक्शन की पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास होती है, और ये ड्यूटी होती है कोर्ट की कि वो स्क्रूटनाइज करे, ये चेक करे, प्रॉपर जो है चेक करे कि प्लेंट भाई प्रॉपर है कि नहीं है, सारी चीजें, सारे जो पर्टिकुलर्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, सारी चीजों को चेक करने की ये ड्यूटी होती है कोर्ट की। साथ ही साथ रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के अंदर आप इसके बाद क्या करोगे, सम्मन इशू करोगे। सम्मन इशू करने के बाद डुप्लीकेट में फाइल होने वाला है, डुप्लीकेट में फाइल होगा हर उस डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2, डिफेंडेंट 3, कोर्ट फीस पे करोगे।
ये सारी चीजें जो हैं ये आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी। अब देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, रूल 13। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट देख लिया। इसको आपको ध्यान ये रखना है कि इसको आपको रूल 13 के साथ पढ़ना है, ठीक है। ऑर्डर 7, रूल 13, इसके साथ आपको पढ़ना है। रूल 13 में क्या दिया गया है, मान के चलो प्लेंट रिजेक्ट हो गया है, तो क्या फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते हो, आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो रूल 13 जो है वो बात करता है फ्रेश सूट की। फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है जहां पे रिजेक्शन हुआ है और प्रिक्लूड नहीं होता है आपका फ्रेश प्लेंट, आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो। यू कैन प्रेजेंट योर प्लेंट फ्रेशली। अपील, अब अगर हम लोग अपील की बात करें तो क्लियरली सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के बारे में, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट क्या है, इट इज अ डीम्ड डिक्री। Deemed decree shall deem to include a rejection of a plaint under order 7 rule 11। deemed decree होती है और इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट अपील लाई करती है। क्लियर हो गई बात। ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने, ये क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, तो इसको भूलना नहीं, दिमाग से नहीं निकालना है, ठीक है। अब देखिए रूल्स 14 to 17 किसके बारे में बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्लेंटिफ रिलाई करता है। तो रूल 14 क्या कहता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप प्रेजेंट करोगे कोर्ट में, ठीक है, जिसपे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस भी करोगे। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से ऑर्डर में है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जब मैंने आपको स्टेजेस ऑफ सिविल सूट करवाया तो मैंने बताया है आपको प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अच्छे से करा हुआ है, पूरी स्टेज हम लोगों ने क्लियर करी हुई है, ठीक है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं मेंशन किए जाएंगे, जो कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको कोर्ट में नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स जो रिजर्व किए गए हैं फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द अदर पार्टी, एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर गिवन टू द विटनेस फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी कहां पे दिया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविजन क्या है। देखिए अगर आप अपनी जो लॉ है उसको लिंक करते हुए नहीं चलेंगे तो आई थिंक आपको नहीं याद हो पाएगा। अगर आप सीपीसी में, यहाँ पे एविडेंस एक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो क्रॉस एग्जामिनेशन को बताता है, वो कौन सा सेक्शन है जो रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बताता है। बहुत ही धमाकेदार सेक्शंस हैं, उनका तो अलग ही लॉ चलता है, बहुत ही बढ़िया है। रिफ्रेशिंग मेमोरी का पूरा एक आप देखोगे सेक्शंस हैं, 5 to 6 सेक्शंस है जो रिफ्रेशिंग मेमोरी से रिलेटेड है, बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब रूल 16 जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मैटर की बात करता है, और रूल 17 जो है वो शॉप बुक से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो ये ब्रीफली आपको पता होना चाहिए क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करने वाले हैं। Where the relief claimed by the plaintiff is undervalued and the valuation is not corrected within the time fixed or the extended time by the court, नहीं अगर उस टाइम पे आपने वैल्यूएशन करेक्ट किया है तो the plaint may be rejected, the plaint will be rejected, the plaint will be returned, either A और C। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आपको। जो भी आंसर्स चाहिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आंसर नहीं मिलेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अ कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट व्हेन द कोर्ट हैज गॉट A, no territorial, no pecuniary, B, C, no subject matter jurisdiction, D, any of the above। करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का The grounds mentioned under Order 7 Rule 11 are A, exhaustive, B, not exhaustive, C, exclusive, D, none of the above। करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ठीक है। ग्राउंड्स जो मेंशन्ड है अंडर Order 7 Rule 11। अब देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत से लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम लोग सीपीसी की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि यही आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन पूछा भी जा सकता है, नेवर नो। What is the plaint? What are the particulars? What particulars are required to be contained in a plaint? हम लोग ने कंटेंट्स की बात कर ली। डिस्कस स्पेसिफिकली सम एडिशनल प्रोसीजर, क्या होता है यहाँ पे आप रूल 9 की बात कर सकते हो, इशुएंस ऑफ समन की बात कर सकते हो। When can the plaint be returned to the court?
by the court to the plaintiff? Can the power of appellate court to transfer a suit to a proper court, can power of returning the plaint या rejecting the plaint can it be exercised by the appellate court? इस बात का जवाब दीजिए. On what grounds can a plaint be rejected? What is the procedure of rejection of plaint? तो ये सारे ही सवाल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और आई थिंक इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ है. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. टेक केयर एंड गुड बाय.